अंकिता मर्डर मिस्ट्री अब मिस्ट्री नहीं रही। एक एक करके कड़ियां ऐसे जुड़ती जा रही हैं कि सब कुछ आईने की तरह साफ होने लगा है। मौत से पहले अंकिता का अपने दोस्त को चैट पर रिजॉर्ट में ही सारी करतूतें बताना, मौत के बाद उसके दोस्त और पुलकित के बीच में बातचीत के अलावा सीसीटीवी फुटेज से मिले प्रमाण ये साबित कर रहे हैं कि कैसे अंकिता के रिजॉर्ट के मालिक अपनी गंदी मानसिकता के शिकार बनाने की साजिश रचते रहे और जब नाकाम होने लगे तो उसकी जान ले ली। और ये स्पेशल रिपोर्ट मौत से पहले की चैट से मिले साजिश के सुराग, मौत के बाद की कॉल से हत्यारों का पर्दाफाश। अंकिता हत्याकांड में अब एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जा रही हैं, नए नए सुराग सामने आ रहे हैं और उत्तराखंड की बेटी को मौत की नींद सुलाने वालों की हर एक साजिश का पर्दाफाश होता जा रहा है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं आज तक के पास मौजूद आरोपी पुलकित आर्य और अंकिता के दोस्त पुष्प की वो बातचीत, जिसके दौरान आरोपी पुलकित एक के बाद एक झूठ बोलता रहा और अंकिता के दोस्त पुष्प को गुमराह करता रहा और ये साबित करने की कोशिश करता रहा कि उसका फोन तो अंकिता के पास ही था। तो एक बात बताइए, हाँ, आपका फोन क्यों लिया था उन्होंने? मेरा फोन, उसका फोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डाउन हो गई थी उसकी, उसे तुमसे बात करनी थी। जब मैंने आपको फोन किया था ना 9 बजे। हाँ, जब मैंने आपको लास्ट टाइम पे फोन किया था हाँ जी, हाँ जी। तो उस टाइम पे वो मेरे साथ ही थी हम्म। और उसने मेरे से मेरा फोन लिया और उसके बाद फिर मैंने उसे कहा कि फोन दे दे। उसने कहा कि मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी फोन। और आपने दे दिया? भाई मेरे फोन में मुझे रात में क्या करना था फोन का? अच्छा जी, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। रात में मुझे फोन का क्या करना था? मेरा फोन तो उसी के पास था। रात को? हाँ। तो मेरे को तो फोन तो नहीं किया उन्होंने। क्या? मेरे को फोन नहीं किया फिर भी। अच्छा, उल्टा मैंने 3 बार किया, उन्होंने उठाया नहीं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? भाई देखो अगर तुम्हारी क्या अगर बात। अगर अगर आपका फोन उनके पास है और मैं 3 बार रात को कॉल कर रहा हूँ तो मेरे एटलीस्ट फोन एक पे बार भी तो किया उठाएंगे आपने? ना। हाँ, आपके फोन पे। तो मेरा फोन भी घंटी बजी हाँ जी। और मेरा फोन घंटी बजी और मेरा फोन भी नहीं उठाया। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। ये ऐसा रात तो की पॉसिबल? ये रात की बात है, कोई 10:30 कितने बजे, बजे? 10 साढ़े 10 बजे की बात है। 10:30 बजे तक तो हम लोग सो रहे थे वहाँ रिसोर्ट में। अच्छा। इतना ही नहीं, अंकिता के बारे में पूछने पर उसने झांसा देने की कोशिश की कि उसने उसे रिजॉर्ट में ही छोड़ा था। हम वहाँ पे लगभग ये मान के चलो 9 बजे तक हम रिसोर्ट में थे। हम्म। उसको खाना सर्व किया, खाना खाया उसने खाना और हम खाया अपने था? हाँ, खाना उसको सर्व किया था। रात को? हाँ, कब? हम अपने लगभग 9 बजे करीब। 9 बजे के करीब जब आप वापिस आए थे? हाँ देखिए, जब आप बाहर थे ना, हाँ। तब मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी। उसके बाद आके सिर्फ आपका फोन आया था मुझे। अच्छा, उसके बाद से उनका फोन बंद है और अभी तक बंद ही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, मैं तो उसके बाद सीधा वहाँ आया रिसोर्ट में और मैंने रिसोर्ट अभी? में अपना वहीं हाँ। रुका। सुबह सुबह निकला मैं रिसोर्ट से 6 बजे करीब। अभी आपका फोन मिला? नहीं मिला अभी तक? ना, अभी नहीं मिला फोन मेरा। नहीं मिला? ना। तो आप अपने फोन को सर्च कीजिए ना। इस बातचीत से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ अंकिता के गायब होने के बाद से उसके परिजन और दोस्त कितना परेशान थे, वहीं दूसरी ओर आरोपी लगातार उन्हें गुमराह कर रहा था। तब तक उसे ये भरोसा था कि उसकी साजिश का पर्दाफाश नहीं होगा और वो चालाकी से बच निकलेगा। पुलकित आर्या और गिरफ्तार मैनेजर अंकित और भास्कर ने परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने की कोशिश की थी। साजिश के तहत पहले अंकिता की हत्या नहर में फेंक कर की गई। प्लान यही था कि अंकिता की लाश बरामद नहीं होगी। दूसरी साजिश, पुलकित ने खुद ही जाकर पुलिस स्टेशन में अंकिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन अंकिता का अपने दोस्त के साथ किया गया चैट और अंकिता की आखिरी कॉल जिसमें वो बिलख बिलख कर रो रही है, इन सभी ने पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया। अंकिता हत्याकांड में सबसे अहम कड़ी रही है वो व्हाट्सएप चैट,
जिसने आरोपियों के रिजॉर्ट की 4 दीवारी के अंदर वाली साजिश को तार-तार कर दिया। हत्या से एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को अंकिता खासी परेशान थी। आखिरकार उसने अपने दोस्त से वो सब कुछ साझा करने का मन बनाया जो उसने रिजॉर्ट में बतौर रिसेप्शनिस्ट महसूस किया था। रात करीब 9:30 बजे हुई इस चैट में अंकिता ने रिजॉर्ट मालिक और मैनेजर के गलत इरादों के बारे में खुलासा किया। इस रिजॉर्ट में बहुत इनसिक्योर फील होता है। मैं क्या बोलूं, अंकित मेरे पास आया और बोला कुछ बात करनी है। फिर मैं उसके साथ गई। कॉल करके बताओ क्या हुआ। नहीं, आवाज आएगी। चलो ऐसे ही मैसेज करके बताओ। उसने बोला कि सोमवार को वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं तो उन्हें एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। मैंने कहा कि मैं क्या करूं, तो बोला कि तुम कह रही थी कि स्पा वगैरह करोगी। मैंने बोला कि एक्स्ट्रा सर्विस की बात हुई थी, स्पा की बात कहां से आई। फिर वो बोला कि गवारों वाली हरकतें मत करो, गेस्ट देख रहे हैं। आपने स्पा के बारे में क्या बोला? अंकित ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि आप करो इसे। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पहचान में कोई लड़की होगी तो बताना, क्योंकि गेस्ट 10,000 रुपए दे रहा है। उनको बोलो कि मैं शरीफ घर से हूँ, ऐसी सर्विस मैं नहीं दे सकती। हाँ, बोला मैंने उसको कि मैं गरीब हूँ तो तुमने क्या सोचा कि 10,000 में बिक जाऊंगी तुम्हारे इस रिजॉर्ट के लिए। मैं समझ रही हूँ कि दूसरी लड़की वाला उन्होंने इसलिए बोला कि मैं 10,000 के लालच में आकर मान जाऊंगी। आगे से कुछ बोला तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। इतना गंदा होटल है। वो अपने दोस्त को बता रही है चैट में कि मेरे ऊपर एक छोटी सी सैलरी दे करके इस तरह के गलत काम के लिए मेरे ऊपर दबाव बना। तो वो बात स्पष्ट है, उस चैट से स्पष्ट है कि ये कहीं ना कहीं इलीगल रिलेशन बनाने का या प्रयास कर रहे थे। तो उसी को लेकर के ये लड़की भी परेशान थी और उसने अपने पेरेंट्स से तो नहीं, उसने अपने किसी दोस्त से शेयर किया। उस चैट के थ्रू ये सब क्लियर हुआ है और हम लोग, जैसा मैंने कहा, कि मामले की 100% डेप्थ तक जाएंगे। जब दबाव और तनाव बढ़ा तो उत्तराखंड पुलिस ने तफ्तीश तेज कर दी। पुलिस ने अंकिता की आखिरी चैट के अलावा उसके दोस्त पुष्प और पुलकित के बीच की बातचीत को भी खंगाला। उन सारे सीसीटीवी की फुटेज की भी बारीकी से जांच की जो आरोपियों के झूठ को बेनकाब कर सकते थे। आखिरकार ये साबित हो गया कि रिजॉर्ट में अंकिता के साथ लौटने के आरोपियों की थ्योरी सिर्फ और सिर्फ साजिश का एक हिस्सा है और कुछ नहीं। अंकित शर्मा के साथ अरविंद ओझा, ऋषिकेश, आज तक। गुमशुदगी की थ्योरी ढेर हुई, हत्यारे पकड़े गए, लेकिन सवाल अब भी है, घेरे में पटवारी प्रशासन से लेकर पुलिस तक है। सवाल तो यह भी है कि अंकिता को नहर में धक्का दिया गया, फिर मारकर नहर में फेंक दिया गया। अंकिता के हत्यारे पकड़े गए। अंकिता की हत्या के मकसद का खुलासा हो गया, लेकिन सवाल अब भी कई हैं। गुस्सा अब भी भारी है। अंकिता के अंतिम संस्कार के वक्त भी गम है तो नाराजगी भी है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट के जिक्र पर घरवाले कई सवाल कर रहे हैं। वो पूरी रिपोर्ट तक अंतिम संस्कार रोकने पर भी अड़े हैं। अंकिता के पिताजी की ये चाहते हैं कि अंतिम वो पोस्टमार्टम की जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो, ताकि उनको पता चले कि मरने का रीजन क्या है, उसके साथ क्या हुआ है। और जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तो अंतिम संस्कार करने के लिए वो तैयार हैं। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकिता की मौत डूबने से बताई गई। डूबने से दम घुटा, शरीर पर चोट के निशान भी हैं। चोट से अंकिता बेहोश हुई। सवाल सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोट को लेकर ही नहीं है, रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने से भी है। यहाँ पर बुलडोजर चला कल देर रात, लेकिन इस बुलडोजर पर भी सवाल है, क्योंकि 23 तारीख को इस पूरे मामले का खुलासा होता है, तीनों आरोपी गिरफ्तार होते हैं और उसी रात बुलडोजर यहाँ पर चलता है। कायदे से पुलिस को यहाँ से
तमाम एविडेंस जुटाने चाहिए थे, क्योंकि जिस तरीके से आरोपियों ने खुलासा किया और जिस तरीके से अंकिता ने अपने दोस्त से बातचीत में ये बताया था कि इस रिजॉर्ट में उसके साथ किस तरीके से बदसलूकी छेड़खानी पुलकित आर्या ने की थी। इसके अलावा जो उत्तराखंड के डीजीपी हैं वो ये कह रहे हैं कि रिजॉर्ट में गैर कानूनी काम होता था, जिसका विरोध कहीं ना कहीं अंकिता ने किया और शायद वही विरोध उसको भारी पड़ गया। अंकिता के घर वाले भी आनन फानन में वनांतर रिजॉर्ट को ढहाने पर सवाल कर रहे हैं। शक तो ये भी है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है। अब तमाम सवाल उठ रहे हैं कि फॉरेंसिक जांच के बिना उस रिजॉर्ट को क्यों ढहाया गया। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ये रिजॉर्ट इलीगल था तो इसे पहले क्यों नहीं नेस्तनाबूद किया गया था। और पुलकित आर्या पे भी और उनके परिवार पे भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पुलकित आर्या के पिता पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हैं और बीजेपी के बड़े लीडर हैं। और इस कहीं ना कहीं इस केस को दबाने को लेकर लोगों में आक्रोश है। जिसके बाद एम्स में भी जब पोस्टमार्टम के लिए अंकिता का शव गया था तो वहां पे एमएलए यमकेश्वर की एमएलए रेणु बिष्ट पहुंची थी, जिनकी गाड़ी पर हमला हुआ। 18 सितंबर की शाम को हुई, लेकिन 5 दिन तक कुछ पता नहीं चला। मुख्य आरोपी पुलकित आर्या ने पुलिस को झूठी कहानी बताकर खूब घुमाया। पुलिस को बताया कि 18 सितंबर की रात अंकिता रिजॉर्ट के अपने कमरे में ही थी, लेकिन सुबह कमरे में नहीं मिली। अंकिता के घर वालों को भी पटवारी घुमाता रहा। आरोप तो ये भी है कि जब अंकिता के घर वाले पटवारी से शिकायत करने पहुंचे तो उन्हें टरकाया गया और अंदर पटवारी और पुलकित बैठे रहे। की दृष्टि से बर्खास्त यहाँ पर वैभव प्रताप होना चाहिए। अंकिता केस में अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के मुताबिक तीनों ने धक्का देने की बात भी मानी है, लेकिन इरादा हत्या का था ये किसी ने नहीं कबूला। एक आरोपी सौरभ ने सिर्फ ये कहानी बताई कि पुलकित और अंकिता की बहस हुई, हाथापाई हुई और गुस्से में पुलकित ने अंकिता को धक्का दे दिया। अंकित शर्मा के साथ अरविंद ओझा, श्रीनगर, उत्तराखंड। बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाबों का इंतजार हो रहा है, लेकिन इस बीच में अशोक गहलोत कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। चाहे वो राहुल गांधी यात्रा हो, चाहे जो देश के हालात हैं, जो मेरा संदेश है प्रेम का, भाईचारे का, मोहब्बत का, विश्वास का, सद्भावना का माहौल बना रहे। युवा वर्ग और छात्र वर्ग है, उनके लिए विशेष ऐसी स्थिति बने जिससे कि नई पीढ़ी अच्छे संस्कार लेकर के बड़ी हो, जिसमें प्रेम और भाईचारे मोहब्बत सब आ जाते हैं। तनाव और हिंसा जहाँ होती है वहाँ विकास रुक जाता है। डबल जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि ये किसी भी कीमत पे नहीं होनी चाहिए। ये बात मैं बार बार आप देखता हूँ, मैं पिछले 6 महीने से बोल रहा हूँ, क्योंकि देश में तनाव है, हिंसा का माहौल है, तनाव का माहौल है, वो हमारे उचित डबल जिम्मेदारी मिलेगी तो कैसे निर्वहन करेंगे सर? डबल जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी को मैंने कहा है कि एक तो वो प्रधानमंत्री होता है, तो वो आह्वान करे देशवासियों को। मैं चाहूँगा कि आपस में लोग प्रेम और सद्भावना रहे और हिंसा में बर्दाश्त नहीं करूँगा। उनका इतना कहने बहुत होता है। तो मेरी तो देखिए इच्छा है, अभी हालात थोड़े गंभीर हैं, क्योंकि जो एजेंसी उनके पास में है, सरकार के पास में, वो दुरुपयोग हो रहा है। ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, जुडिशरी दबाव के अंदर है। तो जैसा ऊपर से जैसा माहौल बनता है वही माहौल नीचे तक पहुंचता है। इसलिए आप देखते हो कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, महंगाई बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं, कोई एक्शन करने वाला नहीं। ऐसा माहौल खतरनाक होता देश के लिए। हमारे नेताओं ने जान दे दी, इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने, पर देश को एक रखा, अखंड रखा। सरदार बनर्जी जी थे मुख्यमंत्री। कानपुर में एक मां अपने मृत बेटे के साथ पिछले 1.5 साल से रह रही थी और वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा मर चुका है। चिकित्सा विभाग ने खुद पहल कर मृत विमलेश का अंतिम संस्कार करवा दिया, लेकिन मृतक के पड़ोसी भी कह रहे हैं कि उन्हें कभी भी विमलेश के मरने का आभास ही नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें वहां से कोई बदबू ही नहीं आई। चलती रहे धड़कन चलती ये उस माँ के आंसू है जो 1.5 साल से अपने मृत बेटे को अपने घर में रख रही थी। इनके आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे। ये मानने को तैयार नहीं है कि उनके बेटे की मृत्यु 1.5 साल पहले हो गई थी, जो अब तक ना देखा ना सुना गया। ये वो घटना है, ये काट के कलेजे को झकझोर देने वाली घटना है
ये शायद ममतत्व की परिकाष्ठा है। ये माँ मानने को तैयार ही नहीं है कि उनका बेटा मर चुका था। वो कह रही हैं कि 1.5 साल से उनका लाडला लेटा था, धड़कनें चल रही थी। अस्पताल वालों ने जबरन उसे घर से निकाल कर मार दिया। चलती रहे बेटा, धड़कन चलती रहे मेरे भैया की, जबरदस्ती तो ले आए, धड़कन चलती रहे मेरे भैया की। लेकिन लोग कह रहे हैं जब आप लेके आए थे तो डेथ हो चुके थे, तब झूठ बोल रहे हैं भाई, झूठ बोल ही रहे हैं। अभी ले जाएंगे तो अपने घर ले जाएंगे अगर मिलेगा। शुरू में करा हुआ है, शुरू में करा हुआ है तो कोई डॉक्टर ले तैयार नहीं रहा है। तो आपको लगता नहीं था कि आपने कभी उनको कोई दवा नहीं दी, किसी डॉक्टर को चेक नहीं कराया तो वो डेथ हो गए होंगे, ये कभी सोचा नहीं? भा नहीं, ऐसा भा नहीं है, जिंदा रहा भय करे, ही मार दी नहीं और का हमारा जिंदा रहा लड़का। नहीं तो यहाँ तो केवल डॉक्टर ने चेकअप किया है, उन्होंने कहा कि उसकी बॉडी में जान नहीं है। वो गलत। पेशे से इनकम टैक्स ऑफिसर विमलेश को अप्रैल 2021 में कोरोना हुआ। उनकी पोस्टिंग गुजरात में थी। उनको वहीं के अस्पताल में दाखिल किया गया था जहां उनका निधन हो गया। अस्पताल ने बकायदा डेथ सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया था, लेकिन उनके वृद्ध माता पिता उनका अंतिम संस्कार करने की जगह उन्हें अपने घर ले आए और ले आकर पलंग पर लेटा दिया। तब से विमलेश की लाश उनके घर में ही थी। सोचकर ही रोंगटे कांप जाते हैं कि ये माँ अपने बेटे की लाश के साथ रह रही थी। शायद उनके कोमल हृदय ने स्वीकार ही नहीं किया कि बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कानपुर के सीएमओ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए घर की तलाशी की। घर में ही लाश पड़ी देखकर वह भी दंग रह गए। पुलिस को बुलाया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। विमलेश की मां आरोप लगा रही है कि उनके बेटे को सीएमओ की टीम ने मार दिया। अब इन्होंने ये जो है मृतक के परिजनों ने ही ये डेथ सर्टिफिकेट मुझे दिया है। आपका ये डेथ सर्टिफिकेट मोती हॉस्पिटल में ये जो है विमलेश कुमार भर्ती थे। डाइड टुडे लिखा, देखिए डाइड टुडे एट 4 AM ड्यू टू दी सडन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये 22/4/2021 का है। ये इन्होंने दिया है, ये इन्होंने भर्ती कराया, अपने घर वालों ने भर्ती कराया होगा, वो सर्टिफिकेट इन्होंने हमको दिया। लेकिन घोर आश्चर्य यह कि घर में लाश पड़ी होने की शिकायत ना किसी परिजन ने की, ना ही पड़ोसी ने। एक वृद्ध माँ के पास ऐसी कौन सी टेक्निक थी कि लाश से बदबू तक आस पड़ोस में नहीं फैली। खुद पड़ोसी भी मानने को तैयार नहीं है कि विमलेश मर चुके थे। ऐसा तो हमको कुछ संज्ञान मिला नहीं। मैं भी इनके 2-3 मकान बगल में रहता हूँ, नहीं कोई बगल वाला से कोई इसी खबर में, हम भी 2-3 मकान बगल में रहते हैं कि कोई बदबू नहीं या किसी प्रकार का कोई वो नहीं। और अब जब भापा पड़ा इन्होंने देखा गया तो इनकी अहमियत तो बताया जा रहा है। अब ये बड़ी शंका की चीज है, क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल से इनके डेथ सर्टिफिकेट, हॉस्पिटल के डेथ सर्टिफिकेट में कहीं कोई मोहर हो रही है। तो अब ये चिंता का विषय है कि ये भया क्या था, क्योंकि बदबू आई नहीं कोई। परिवार का सदमे में जाना समझ आता है। दुनिया में ऐसा पहले भी हुआ है कि अपने मृतक परिजन को उस परिवार ने मृत नहीं माना, लेकिन ये घटना जितना दिल दहलाने वाली है उतना ही दिमाग को झकझोर देने वाली है। एक तरफ 1.5 साल पहले का डेथ सर्टिफिकेट है, तो दूसरी तरफ ये हकीकत की लाश की सड़ान कहीं नहीं फैली। जिस मेडिकल टीम ने उन्हें मृत साबित किया, उसे ये साबित करना होगा कि ये मुमकिन कैसे है कि कोई महक ही ना आए। रंजय सिंह, कानपुर, आज तक।